नमस्कार, आप देख रहे हैं एडुकेरियर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड की जो मैट्रिक की परीक्षा आयोजित हुई है। सामाजिक विज्ञान पेपर की 20 फरवरी को पहली पाली के जो प्रश्न पत्र हैं उनके 80 ऑब्जेक्टिव के सही आंसर्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और अगर आपने ये परीक्षा दी है या आपके किसी घर के किसी सदस्य ने यह परीक्षा दी है तो ये वीडियो उनको दिखाइए। और इन 80 में से उन बच्चों ने जो 40 अटैम्प्ट लिए हैं उसमें से कितने उत्तर उनके सही हैं, उनके सटीक और बिल्कुल सही उत्तर उनके पास मिल जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल में, क्योंकि दक्षेस का जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था। इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और इन्होंने इंडिका की पुस्तक लिखी है, तो मेगास्थनीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जानते हैं। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में 1931 में दिल्ली में एक समझौता हुआ जिसे कि दिल्ली समझौता के भी नाम से हम जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो गया दिल्ली समझौता। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की। खुदाई खिदमतगार। अगले प्रश्न पर आते हैं। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे और सातों के सातों ब्रिटिश सदस्य थे। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में आयोजित हुआ, इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई है। लाला हरदयाल ने किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किससे की। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलैंड के साथ। पोलैंड के साथ यह संधि 1916 में हुआ है। भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है। इसका सही उत्तर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आप जिन बच्चों ने इस एग्जाम को दिया है तो वो आंसर्स मैच करते जाएंगे। दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ आने का मुख्य कारण है, तो आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगें कौन सी हैं। तो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। PSL, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी होती हैं वह होती हैं L तरंगें। बिहार में भयंकर सूखा कब आया था, तो 1966-67 के दशक में आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1966 में। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है। केबल का टूट जाना, या फिर ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, या फिर बिजली आपूर्ति का बाधित होना, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। 14 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जैसे ही इनमें से सभी देखते हैं उनको लगता है कि ये सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 3 से 4 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनमें कि इनमें से सभी ऑप्शंस हैं लेकिन वो उत्तर नहीं है सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन के लिए, यानी कि दूरसंचार हेतु। नगर नियोजन और संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन हेतु इनसेट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS का प्रयोग होता है। इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है। तो दिए गए विकल्पों में आप देखेंगे तो ड्राउट जो है, यानी कि सूखा जो है, यह धीरे धीरे आने वाली आपदा है। चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम परास की आवश्यकता होती है। तो चाय जो लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगती है उसके लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। कृषि तो है, संचार भी है, परिवहन भी है, गरीबी आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है 8वीं अनुसूची। अगला सवाल पे हम लोग आते हैं, किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। तो दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 565। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। तो स्विट्जरलैंड में जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में हिस्सा लेती है। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। इसका सही उत्तर होगा निर्वाचन आयोग।
निर्वाचन आयोग ही किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करता है, उनके चुनाव चिन्ह तय करता है, उन पर नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है कि डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में। निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता में सामान्य स्वीकार्यता बिल्कुल सही है, विधिग्राह होनी चाहिए यानी कानूनी रूप से सही होना चाहिए, और विनिमय का माध्यम। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? अर्थव्यवस्था संतुलन में तब मानी जाती है जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, यानी कि जो हम बचत कर रहे हैं उसको हम निवेश भी कर रहे हैं। तो ये एक अर्थव्यवस्था के लिए संतुलन की स्थिति है, जिसमें कि जो बचत जितना हो रहा है उतना ही हम निवेश भी कर पाने में सक्षम हैं। अगला सवाल है, 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो भारत की आर्थिक स्थिति की बात करें तो उस समय इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, हम सामान मंगवा रहे थे, महंगाई बढ़ते जा रही थी, साथ ही साथ अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार था। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? तो इसका सही उत्तर है तृतीय क्षेत्र। बैंकिंग, अस्पताल, विद्यालय ये सभी तृतीय क्षेत्र के हिस्से हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, और ये पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हीं के निर्देशन में पहली बार HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। अगला है, मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 दिन। आप बच्चों को बताना है कि मनरेगा का नाम बदल के क्या हो गया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगला सवाल है, निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो इसमें जो महाजन है, जिसको गांव घर में हम लोग उधार देने वाला कहते हैं, गांव घर में ऐसे लोग होते हैं जो कि ऋण पर पैसा लगाते हैं, ब्याज लेते हैं, सूद लेते हैं और पैसा लगाते हैं, यानी महाजन। वो कोई संस्थागत एक संस्था नहीं है, बल्कि वो गैर संस्थागत वित्त का एक माध्यम, एक स्रोत है। अगला है कि निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा और काम के बदले अनाज। तो आइए थोड़ा सा इस पर डिटेल में हम लोग जानते हैं। मनरेगा जो है बहुत बाद में आया है, 2005 में आया। जवाहर रोजगार योजना की बात कर लें तो 1989 में आया था। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये 1978-79 में आया था, और साथ ही साथ काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में आया। तो अब देख लीजिए आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? गंडक, बागमती, कोसी और सोन। तो सोन जो है ये दक्षिण बिहार की नदी घाटी परियोजना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन, उत्तर बिहार की नहीं है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 13 दिन का फासला रहता है इन दोनों कैलेंडर में। वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ? वियतनाम जो है फ्रांसीसी आधिपत्य से 1945 में सितंबर महीने में 2 सितंबर 1945 को स्वतंत्रता की इसने घोषणा की, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कैप्टन लॉन्ग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी लाओस में। कहाँ बनी थी? लाओस में। आप पढ़ेंगे हिंद चीन में जो हम लोग अध्याय है इतिहास में क्लास 10 में, उसी से ये प्रश्न है। अगला है, किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई? तो जो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1904 में आया, 1904 में आया लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, उसी समय नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी। अगला सवाल है, गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को, और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी महात्मा की। तो एक दूसरे से जो है इन्होंने उपाधि दी ली थी। अगला सवाल है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार, जिसको हम लोग जानते हैं 1909, इस एक्ट के तहत जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, और कहीं ना कहीं इसने जो है धर्म को बांटने का काम किया। अगला है, भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? एक प्रकार से भंडारण कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? बेसाल्ट के विघटन से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है
होता है बेसाल्ट के विघटन से। अगला सवाल है, निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? सुंदरवन की बात कर लें पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, मानस असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से हुआ है दुर्गापुर। कौन हुआ है? दुर्गापुर। राउरकेला की बात कर लें तो ये जर्मनी के सहयोग से, और बोकारो की बात कर लें तो ये रूस के सहयोग से, जबकि भिलाई भी रूस के सहयोग से। अगला सवाल है, हाजीपुर किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? हाजीपुर जो है वो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला सवाल, बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन जो है वो 1982 में हुआ है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1982 में जो है जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन हुआ है। अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर, एकमात्र नियोजित नगर था, हुआ था टाटा, यानी कि जमशेदपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम स्थानिक ऊंचाई। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क। और भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। तो ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बच्चे पढ़े हैं, इसको जानते होंगे, मेटरनिख। जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? तो लुई फिलिप उसके बाद राजा बने थे। मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसमें शामिल किया जाता है? जो घिसावट है ये सब सकल में आएगा। जैसे ही हम शुद्ध पर पहुंचेंगे तो इसमें घिसावट और अन्य तरह के डेप्रिसिएशन यानी ह्रास, किसी अन्य प्रकार का खर्चा, वो सब घटता, और शुद्ध जब निकालेंगे तो ये सब चीज़ें हट जाएंगी। पूछ रहा है कि किसमें शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला सवाल है, किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? इसमें भी देखिए ऑप्शन में इनमें से सभी भी है, लेकिन इनमें से सभी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमांत एवं छोटे किसान, उन्हीं की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? सबका कल्याण समाजवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था में होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी भारत के एक बहुत प्रमुख अर्थशास्त्री भी रहे। कई पुस्तकें इन्होंने लिखी, जिसमें कि एक पुस्तक इनकी बहुत प्रसिद्ध थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्होंने जो है राष्ट्रीय आय के गणना का प्रयास भी किया था। अगला सवाल है, दोहरी गणना की समस्या। ये राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली एक कठिनाई है, दोहरी गणना, डबल काउंटिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? बाल गंगाधर तिलक गरम थे, लाला लाजपत राय गरम थे, सुभाष चंद्र बोस गरम थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता एक नरमपंथी नेता थे। किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई है? यहाँ पर देखिए 4 अलग अलग बैंक हैं। इंडियन बैंक की बात कर लें, इंडियन बैंक की स्थापना जो हुई है वह हुई है 1907 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में, और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में। तो ऑप्शन में जो दिए गए हैं इनमें से सबसे पहले जो है वो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई है। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? तो प्रथम वेतन बोर्ड का जो गठन हुआ है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 के बीच चली थी, इसी पंचवर्षीय योजना में जो है प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 पर हम लोग आ गए। 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? एग्जैक्ट देखा जाए तो ये 33% के आसपास था। अब यहाँ देखना है कि बिहार बोर्ड उत्तर क्या लेता है, क्या वो 30% के साथ जाएगा या इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन हमें लगता है कि जहाँ तक 30% को इसमें लिया जाना चाहिए। देखिए क्या होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? तो ये जो एक पत्रिका थी द पायनियर, ये जो है ब्रिटिश सरकार का समर्थन करती थी। अगला है, ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? तो पुर्तगालियों ने दिया था। पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी, जब शादी हुआ उनका चार्ल्स से, तो पुर्तगाल को जो है दहेज के रूप में बॉम्बे को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया गया था। अगला है, मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी।
यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस के विदेश मंत्री ने। फ्रांस के विदेश मंत्री ने यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव दिया था। खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? पठारों में काफी खनिज मिलता है। पठारों को खनिज का भंडार गृह कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये तीनों तो सही हैं, लेकिन गंगा का मैदान खनिज के मामले में ये बहुत ज्यादा उन्नत नहीं है। एंथ्रासाइड कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसमें भी इनमें से सभी है, लेकिन इसका उत्तर इनमें से सभी नहीं होगा। यह सर्वोच्च कोटि का है, बिल्कुल सही। इसमें 30% कार्बन नहीं, इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए तो वो बढ़िया कोयला है। एंथ्रासाइड को सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। इसे भूरा कोयला कहते हैं? नहीं, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा यह सर्वोच्च कोटि का है। अगला सवाल हम लोग आते हैं, सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? सीमेंट निर्माण के लिए जहां तक बात है तो चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? चूना पत्थर की। चूना पत्थर की। और जिप्सम क्या करता है? जमने में मदद करता है। लेकिन यहां पर जो है बॉक्साइट का कोई रोल नहीं है, तो ऐसे में आप दोनों को उत्तर तो ले नहीं सकते। इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। जिस बच्चे ने चूना पत्थर लगाया उनका बिल्कुल सही है। रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? तो ये ठंडा जो है, जब शीत ऋतु होती है उसमें हम लोग गेहूं, चना, इस तरह की फसलें उगाते हैं जिनको रबी फसल कहा जाता है। अगला सवाल है कि गंडक नदी घाटी परियोजना को किस राज्य को लाभ मिलता है? तो गंडक जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों को सिंचाई के जो है स्रोत के रूप में काम आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड महानदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 71, खनिज तेल उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? 97.5%। मात्र 2.5% जल ही वो पीने लायक है, बाकी 97.5% जल जो है वो खारा है। भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? तो ऑप्शन है, सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेते हैं, बल्कि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, हमारे जनता के प्रतिनिधि, जिसमें कि सांसद, विधायक सब आते हैं, वो निर्णय लेते हैं। फिर है कि सैन्य बल द्वारा सरकार चुनी जाती है? नहीं। तीसरा है कि नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं? बिल्कुल सही, यही बात मैंने आपको पहले समझाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। अगला सवाल है कि एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? सभी ग्रामवासी, इसमें वैसे सभी लोग आ गए जिनकी उम्र 18 से अधिक या 18 से कम भी हैं, तो ये एक ग्राम पंचायत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्राम पंचायत। ग्राम सभा में जो है जो वोटर्स होते हैं वो लोग शामिल होते हैं, तो ग्राम पंचायत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इसके लिए वैकेंसीज आती हैं, एग्जाम्स पास करने होते हैं, तब जाकर के पंचायत सेक्रेटरी का नियुक्ति होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? शक्तियों का विभाजन, ये बिल्कुल सही है, शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं और काम भी, दायित्व भी बटे होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता होती है, बिल्कुल सही है। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होती है, बिल्कुल सही है। लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, संविधान लचीला नहीं होता, संविधान बहुत दृढ़ रहता है और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जगह फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत में तो है, कई सारे दल हैं, पाकिस्तान में भी है, नेपाल में है, चीन में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला सवाल है, भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का, अभी जो वर्तमान में केंद्रीय सरकार है जिसको हम लोग एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि ये वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये अभी भारत में केंद्रीय सरकार के गठबंधन के नाम है। अगला सवाल है, नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2006 में। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? ये आखिरी प्रश्न पर हम लोग आ गए और आप बच्चों ने देख लिया होगा कि आपके 40 में से कितने उत्तर सही हैं। आपके जितने उत्तर सही हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी कीजिए।
और अच्छे से पढ़िए ताकि ये सब चीज़ें आपके जहन में रहें, और अभ्यास कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम लोग अंतिम प्रश्न को देखते हैं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? क्या सख्त कानून? नहीं। सैन्य शक्ति? नहीं। उच्च आर्थिक विकास? नहीं। अकाउंटेबिलिटी वाली सरकार होनी चाहिए, जवाबदेह सरकार होनी चाहिए, जो कि जनता के प्रति जवाबदेह हो। तो ये वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से जो है हमने 80 प्रश्नों के सही उत्तर देख लिए हैं, और आपके इसमें से जितने मार्क्स आ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एडुकेरियर और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।